हेलो एवरीवन। आज फिर से आई हूँ क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 लेके सीटेट एंड जेटेट के लिए पर्यावरण पैडागोजी के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक द्वारा बनाई गई पाठ योजना उसकी अपेक्षा के अनुरूप प्रभावी नहीं रही। शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर उनके द्वारा बनाई गई पाठ्य योजना अगर उनके अनुरूप नहीं है, प्रभावी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तब शिक्षक को क्या करनी चाहिए? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, उसी पाठ योजना के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। देखिए, शिक्षण पद्धति में कभी भी दोहराना, रिपीट करना, ये वर्ड नहीं आना चाहिए। रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, पढ़ाएंगे। जो एक्टिविटी कराने की ज़रूरत है, पाठ्य योजना को अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो कराएंगे। बच्चों को दोहराने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, या तो ना ही हम लोग उसे जोड़ देंगे उसके ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर बी में कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के ध्यान में कमी को दोष देना चाहिए। ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। हम लोग बच्चों को कभी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए, बच्चा छोटा है, उसको अगर यही पता होता कि क्या ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वो गलत करते ही नहीं कभी। तो बच्चों को हम लोग दोष नहीं दे सकते। हम लोग उसके अगर भूल त्रुटि है तो उसको सुधारेंगे, बट बच्चों को कभी दोष नहीं देंगे, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की माता पिता से चर्चा करना चाहिए। जरूर बच्चों के माता पिता से जरूर चर्चा करेंगे, बट पाठ्य योजना अगर मेरे द्वारा ही बना हुआ है तो हम बच्चों के माता पिता से क्यों चर्चा करेंगे, है ना? तो वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, चिंतन करना चाहिए कि कक्षा में क्या सही रहा तथा किस चीज़ को वह अलग तरीके से कर सकता था। ये हमको देर तक, जब हम पाठ्य योजना अगर मेरे अनुरूप नहीं है, पढ़ाने के अनुरूप नहीं है, तो हम क्या कर सकते? ठीक है, हम पढ़ाएंगे उसी से, बट ये भी ख्याल रखेंगे कि क्लास में बच्चा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, या तो और कैसे अलग होता था, ये इसको और हम कितने अच्छे, कैसे और अच्छा इसको हम बना सकते थे कि बच्चा और सही तरीके से सीखे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन सा बच्चों में अनुमान लगाने का बढ़ावा देता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों कौन सा है ऐसा जो बच्चों को अनुमान लगाने के लिए बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन बी, मिलान करने वाले प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन सी, पूरा करने वाले प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन डी, पहचानने वाले प्रकार के प्रश्न। देखिए, पहचानने अर्थात उसमें हमको अनुमान का चांसेस रहता है। जहाँ हमको बोल रहे हैं कि पहचान कीजिए, तो हम तो अनुमान से ही ना पहचानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर ये पहचानने वाले प्रकार के प्रश्न। नंबर 3 क्वेश्चन में है, एक मिनट। नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर मूल्य निर्धारण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, उद्देश्य नहीं है बोल रहा है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के अधिगम में हुई प्रगति को मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप में समझाना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की क्षमताओं की तुलना कर धीमी सिखाने वाले बच्चों को पता लगाना। देखिए, उद्देश्य नहीं बोल रहा है, आंसर हम लोग बी, ऑप्शन बी में ही मिल गया, क्योंकि हम लोग बच्चों को कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे गलत कर रहा है, ठीक से नहीं कर रहा है, बहुत तेज आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग उसके ऊपर खुद काम करेंगे, देखेंगे
क्या और क्या तरीका अपनाएंगे या तो अपनाने से बच्चा लोग और अच्छा कर सकते हैं। बट तुलना करके बच्चों को धीमी गति बच्चों को सिखाने वाला ये एकदम सही नहीं है। ये शिक्षण उद्देश्य नहीं है, मूल्य निर्धारण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी कक्षा में कम उपलब्धि वाले बच्चों के लिए क्या उपचारात्मक तरीका अपनाएंगे। जो कम उपलब्ध है बच्चों को, जो कम थोड़ा सा मतलब धीमे, थोड़ा सा बहुत तेज जो नहीं चलता है, ऐसा बच्चों के ऊपर आप क्या कौन सा उपचारात्मक, अर्थात जो अगर वो सही तरीके से अच्छा से जल्दी से नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं रहा है, तो आप इसके सॉल्यूशन क्या करेंगे। कौन सा सॉल्यूशन इसके आपके हिसाब से कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए या तो करना चाहिए आपको। ऑप्शन ए, माता पिता को उनके बच्चों की पढ़ाई की ओर और अधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे, बट ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। मुझे माता पिता अगर बच्चों को देखेंगे तो वो आपके पास क्यों आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी, कम उपलब्धि वाले बच्चों में अधिगम वृद्धि के लिए अधिक क्रियाओं की योजना बनाएंगे। ये एकदम सही है। कम उपलब्धि वाले, देखिए जो बच्चा कम उपलब्धि वाले है, थोड़ा सा धीमी अगर है, बहुत तेज नहीं है, तो हम जैसे बोले जो हमको और योजना बनाना पड़ेगा, उसके लिए और एक्टिविटी की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कम उपलब्धि वाले बच्चों में अधिक वृद्धि के लिए अधिक क्रियाओं की योजना बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हो, कर रहे हो, क्लास में हो रहा है, अर्थात ईवीएस का क्लास हो रहा है, तो कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए ऑलवेज याद रखिए, जब आप ईवीएस का पर्यावरण का क्लास ले रहे हैं तब ऑलवेज पर्यावरण से रिलेटेड ही आंसर होना चाहिए। मतलब बच्चों को प्रकृति के चीज़ों के सहित मिक्सअप होने दीजिए। जो ओरिजिनल है, जो नेचुरल है, जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके साथ बच्चों को जोड़ के सिखाइए। ऑलवेज ये आंसर होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी, आकलन में सफलता प्राप्त करना। विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पना अर्थात अवधारणा को समझना। ऑप्शन नंबर डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, जो हम अभी बोले हैं, प्राकृतिक सामाजिक वातावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ जोड़ना। ये है महत्वपूर्ण कौशल, यही है, यही उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन क्लास में अगर ले रहे हो तो आपका यही उद्देश्य, यही आंसर होना चाहिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने वालों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशलों को बढ़ावा मिलता है। मानचित्रांकन अर्थात मैप हम लोग मैप बनाने के लिए मैप जो हम लोग पॉइंटिंग जो बच्चों को सिखाते हैं, किस लिए सिखाते हैं, क्या सीखते हैं बच्चे लोग, क्या ज्ञान बढ़ाने के लिए, कौन सा ज्ञान बढ़ता है बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए, गणनाएं और अनुमान। देखिए सॉरी, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को बोलते हैं गणनाएं और अनुमान। गणना अर्थात तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये तो गणित का पार्ट हो गया, ये तो नहीं होगा। साफ सुथरा रेखांकन भी हम लोग मैथमेटिक्स में ही करते हैं, गणनाएं करते गणित में करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, माप के अनुसार चित्रण करना, ये भी सही नहीं है। माप के अनुसार चित्र हम लोग कैसे करेंगे। जहाँ जो अवस्थित है, जो शहर, जो कंट्री, जो आपको जो भी है मैप में बोल रहा है, आपका जो लैंड है, जो भी पहाड़ है, नदी है, कुछ भी है, जो जहाँ अवस्थित है उसको रेखांकित करना है, उसका दिशा को निर्देश करना है, वो कहाँ अवस्थित है उसको दिखाना है, तो वही ना सीखेंगे बच्चा। सापेक्ष, ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। देखिए ये सही है।
दिशा अर्थात दिग निर्णय जिसको बोलते हैं, साइड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो साइड, स्थिति मतलब अवस्थान, कहाँ, कौन सा कंट्री, कौन सा रिवर, कौन सा माउंटेन आपका कहाँ स्थित है, वो आपको कौन सा लैंड कहाँ स्थित है, ये दिखाने के लिए, ये सीखने के लिए हम लोग मैप पॉइंटिंग या तो मानचित्रांकन करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर क्लास को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बस यही तक, कल फिर एक नया क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।